अस्सलाम वालेकुम। नवाई वक्त टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा जुल्फ़िकार और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के नए प्रोग्राम और आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी सी छोटी छोटी बातें आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। एक तो कल पाकिस्तान जब अपना मैच जीत गया श्रीलंका के खिलाफ 11 रन, बहुत ही कम रन से 11 रन, और वो पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से जीत लिया। काफ़ी सनसनीखेज मुकाबला देखने में आया था, लेकिन बहरहाल पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान के साथ थी, जो कि पाकिस्तान ने कल के मैच जीत लिया। पूरी कौम ने इस खुशी में भंगड़े भी डाले और आतिशबाजी भी हुई। और कल जैसे कि यालाबारी भी शुरू हो चुकी थी लाहौर में, कई जगहों पे तो 2-2 फुट तक बर्फ भी पड़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि यालाबारी हुई है। तो एक तरफ तो यालाबारी हुई थी और दूसरी जानिब ये पाकिस्तान का मैच जारी था, तो एक एक्साइटमेंट का माहौल सा बन गया था कल। बहरहाल बहुत ही कल खुशी का दिन भी था और ज़बरदस्त सा दिन कल का गुजरा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर न्यूज़ एडिटर तज्ज़ियाकार दिलावर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बस आप अच्छा बताएं। दिलावर साहब, जैसे कि कल पाकिस्तान मैच जीत गया, काफ़ी खुशी की खबर है और पाकिस्तान अपना दूसरा वर्ल्ड कप में मैच जीता है और कुछ देखने में लग भी रहा था कि अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा ये मैच, पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा। तो आपने ये मैच देखा था कल का? जी बिल्कुल, ये बड़ा सनसनीखेज मैच था और इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि श्रीलंका को भी फेवरेट समझा जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए, और उनके होम ग्राउंड में उनका होम क्राउड था, उनको वैसे बड़ी मोरल सपोर्ट भी थी, यानी टीम भी मजबूत है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे अंदाज में उनको जो है वो उनसे मैच ये जीता है। अगरचे कि कुछ बीच में हमारी कुछ थोड़ी सी गलतियां नजर आई, कैच ड्रॉप्स हुए। ने बहुत टफ टाइम दिया था कल और देखने में भी आया था, बल्कि जो कल एक चीज हुई, लाइट चली गई और लाइट के बाद मैं तो सबसे मैसेजेस करके पूछी थी कि पाकिस्तान के स्कोर बताएं। बहरहाल अभी आज की खबरों के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं, मुशर्रफ से मिलकर साजिशें करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करती तो भरपूर साथ देते नवाज शरीफ। पंजाब हुकूमत से पीपल्स पार्टी की अलहदगी कारकुनों के दिल की आवाज़ है। हुकूमत की नाअहली के बायस आज हर पैदा होने वाला बच्चा 57,000 रुपए का मकरूज है। हम बिजली भारत को बरामद करने की पोजीशन में थे, आज 16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा दिलावर साहब, मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के हवाले से तो जैसे कि अब सभी जानते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस में जो इत्तेहाद था वो खत्म हो चुके हैं, राहें भी जुदा हो गई हैं दोनों की, और इस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। अब मियां नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ शिकवे शिकायत का भी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये अलहदगी का ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम जरदारी साहब की बातों में आ गए। तो ये 3 साल तक आप इनकी बातों में आए रहे हैं, तो अब आप इस मतलब 3 साल के बाद आपको ये एहसास हो रहा है, और आवाम को तो इससे पहले ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हो चुका था। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को उस वक्त ही अपनी मतलब पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। और दूसरा ये जो रिकॉन्सिलिएशन की बातें थी, ये बूरबन का जो माहदा हुआ कि 1 माह के अंदर जजेस को बहाल किया जाएगा, और उसको पर जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इनको उसी वक्त मतलब ये ख़त्म तो उसी वक्त हो गया जब इन्होंने अपनी वजारतें भी जो हैं वो अपने लोग भी वजारतों से वापस बुला लिए वफाकी। तो इस वक्त इन्हें एक क्लियर स्टांस लेना चाहिए था। अब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करती तो भरपूर साथ देती। अब लोगों ने इनके इस स्टांस को पसंद किया है, अगरचे कि ये काफ़ी लेट है कि पीपल्स पार्टी से अलहदगी का, हाँ, अपने इंडिपेंडेंटली अपनी गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का। लेकिन ये जो बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करती तो हम भरपूर साथ देते, अब यही निगाहें इनकी तरफ है। बिल्कुल ठीक है। को भी महज बयानबाजी, ये जो मुशर्रफ के खिलाफ साजिश, ये हम सुन के थक गए हैं। अब बात ये है कि सिर्फ मुशर्रफ से मिलकर ये यूनिफिकेशन जो ब्लॉक है, इनके सारे लोग भी ये काफ लीग में उस वक्त शामिल थे और मुशर्रफ के अलाई थे। तो आप अगर इनको साथ मिला सकते हैं इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट ना गिरे, आपको वो जो अददी बर्तरी है वो आपको मुयसर रहे, तो क्या हर्ज है कि आप पूरी मुस्लिम लीग को यूनाइट करें, मुल्क के लिए भी सोचें, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को बचाने का ना सोचें। सही। अच्छा दिलावर साहब, इसी खबर पे हम आपका तज्जिया तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरी खबर भी इसके साथ ही में शामिल कर लेते क्योंकि वो भी इसी से ही मिलती है और वज़ीर आज़म गिलानी के हवाले से है। वो खबर भी मैं शामिल कर लेती हूँ प्रोग्राम में कि सूबे बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते तो मिड टर्म इंतखाबात कैसे कराएंगे, नवाज शरीफ को साथ चलने की दावत। पंजाब में बहुत से लोग हमारे साथ आना चाहते हैं मगर हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, गिलानी। हम हॉर्स ट्रेडिंग पर यकीन नहीं रखते, आम इंतखाबात 2013 में होंगे और पीपल्स पार्टी ही जीतेगी।
अब भी कोशिश करेंगे कि 10 नुकाती एजेंडे पर अमल करें। सियासत में कोई चीज़ हतमी या कोई डेडलाइन नहीं होती। आपसे ये मैं से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले वज़ीर आज़म गिलानी ने कल जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि सियासत में कोई भी चीज़ हतमी या कोई भी बात जो होती है वो डेडलाइन नहीं होती है। तो क्या उनकी बात से ये तासुर मिलता है, ये कहा जा सकता है कि नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी का दोबारा से इत्तेहाद हो सकता है? मैं नहीं समझता कि, क्योंकि अभी तक ये पहली बात तो ये है कि ये गैर फितरी अलायंस है। अगर ये कोई अलायंस बना है तो ये गैर फितरी है, उनके अपने नज़रियात है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। दूसरी बात ये है कि ये सियासत में कोई चीज़ हतमी या डेड लाइन तो नहीं होती, लेकिन कुछ असूल होते हैं बिल्कुल ठीक। और हमें उन असूलों पे चलना चाहिए। हमें सियासत को एक मुस्बत चीज़ के तौर पे पेश करना चाहिए अवाम के सामने, ना कि ये इन बातों में जो इन जुमलाबाजियां हैं उनमें पनाह लेनी चाहिए। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की कि हम हॉर्स ट्रेडिंग पे यकीन नहीं रखते। आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन हुए तो इसके बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बलूचिस्तान में जो उभरी थी दैट वाज काफ लीग, मुस्लिम लीग क्यों, और इन्होंने रातों रात उनकी सारी वफादारियां तब्दील करके वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाई और काफ लीग के साथ सिर्फ एक यार मोहम्मद रिंद रह गए, बाकी सब के। तो जहाँ तो हॉर्स ट्रेडिंग पे ये यकीन रखते हैं वहाँ ये भरपूर तरीके से रखते हैं और बड़े मिक्स से सिग्नल दे रहे हैं। जैसे हमने गवर्नर रूल जब लगा पंजाब में तो हमने देखा कि एक भी बड़ी कोशिश की गई इलेक्टेड मेंबर्स को साथ मिलाने के लिए, बहुत एफर्ट्स की गई और एक लैला मुकद्दस थी जो कि आई इनकी साइड पे और एक से ज़्यादा बड़े दावे किए गए कि हमारे पास 286 लोग हैं, 293 लोग हैं, तो लेकिन कुछ भी सामने नहीं आ सका। तो सिर्फ एक ही खातून ही सामने आई। जी बिल्कुल। अब भी ये बड़े पीपल्स पार्टी को ओवरऑल देखें तो ये बड़े मिक्स सिग्नल है कि जैसे ये कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, दूसरी तरफ जो जिनको पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स दिए गए हैं और बड़े डंके की चोट पे हार पहना के उनको, कल उन्होंने भी बड़ा जोरदार खिताब किया है कि नो मिड टर्म नो शॉर्ट टर्म। बाबर अवान साहब की बात करूंगा कि छांगा मांगा गैंग को आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे, पंजाब फतह करने का वक्त आ गया। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब बता दें कि पंजाब फतह करने का वक्त आ गया है या अपोजिशन में बैठना है, या जरदारी साहब जो हदायत दे रहे हैं नीचे, अगर आप देखें कि जरदारी साहब का राजा रियाज साहब को फ़ोन है, एक खबर ये भी है, और पंजाब हुकूमत को गैर मुस्तहकम ना करने की हदायत है। बिल्कुल ठीक। और जैसे कि आपने कहा कि बाबर अवान साहब का बयान आया कि पंजाब हुकूमत को फतह करने का वक्त आ गया। पंजाब कोई सरहद पार की कोई इलाका थोड़ी है कि जिसको आप फतह करने आ गए। पंजाब मुल्क का ही हिस्सा है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है। बहुत ही अच्छी बात की है आपने। मैं समझता हूँ कि जब हम जमहूरियत की एक तरफ बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये फतूहात वगैरह वाले जो टर्में हैं इनको इस्तेमाल करने के बजाय हम ये कहें कि अवाम के जो फैसले हैं हमें उन्हें तस्लीम करना चाहिए। मतलब ये है कि एक तरफ ये बाबर अवान साहब ये भी कह रहे हैं कि जी हमने तो मिसाक़े जमहूरियत का बड़ा साथ दिया है, बड़ा उसको निभाया है, वज़ीर आज़म साहब भी ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ इनके सिग्नल्स मिक्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। बात यह है कि अभी तक मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से कोई बड़ा जो मतलब स्टेप है वो हमें नजर नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दिलावर साहब नेक्स्ट खबर के हवाले से भी बात करते हैं जो कि बहुत ही अहम खबर है। अब तक की जितनी भी खबरें चल रही हैं उनमें भी काफ़ी अहमियत है खबर शामिल करती प्रोग्राम में। पेनेटा का फ़ौन आईएसआई के इल्म में लाए बगैर CIA ऑपरेशंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शुजा पाशा पाकिस्तान में अमरीकी खुफिया कॉन्ट्रैक्टर्स की फहरिस्त देने का मुतालबा। ऑपरेशंस बंद, खुफिया नेटवर्क बेनकाब करने तक दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। सरबराह ISI रेमिन को इस्तिस्ना दिया जाए, पनेटा। अच्छा, इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तानी हुकूमत पर यकीनन और ISI पर भी काफ़ी प्रेशर है अमेरिका के इसको रिहा किया जाए। अब जो कि बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान में 364 अहलकार CIA के मौजूद हैं, ये ISI ने कहा है। तो हुकूमत ने जैसे कि इस हवाले से मैंने अभी ये खबर पढ़ी थी तो अहमद शुजा पाशा साहब का जो बयान सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि सदर जरदारी की जो वीज़ा पॉलिसी है उसकी वजह से अमेरिकन को इतना खुल्लम खुला पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिली है। अब इनको निकालने का क्या तरीका है? पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो ISI जो है वो किस तरह उन लोगों तक पहुँचेगी जो कि पाकिस्तान में खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं? देखें जी, मैं एक बात तो ये है कि इस पर हम पहले भी ये बड़ा डिबेटेबल इशू है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है ये। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये 364 लोग नहीं हैं बल्कि ये 750 से ज़्यादा लोग हैं। 750 से ज़्यादा वीज़े दिए गए।
पिछले साल 1.5 साल पहले ये बड़ा हॉट इशू रहा है और इसके ऊपर भी पाकिस्तान और अमेरिकन के ताल्लुकात बड़े जो हैं वो नाजुक मरहले पे आ गए थे। पाकिस्तानी जो ISI है और यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट, उनको इतना क्लियर या ये कहना चाहिए अवाम को इतना क्लियर नहीं पता था कि पाकिस्तान में अमरीकी CIA के इतने लोग मौजूद हैं जो जासूसी करें। अब तो ये बात खुलकर सबके सामने आ गई है। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि एक तो ये 364 लोग हैं, दूसरा जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो मैं कह रहा हूँ कि 750 लोग आए हुए हैं, उनमें से कई जो हैं वो सरहद पार जाके वहाँ कार्रवाइयाँ करवाते हैं, करते हैं, और पाकिस्तान, उनका हदफ भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान होता है। जो हम कहते हैं कि सरहद पार से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इनमें भी इन लोगों का हाथ है। अब ये गवर्नमेंट को इस तरह के प्रेशर्स नहीं लेने चाहिए कि वो बगैर सोचे समझे इन बल्क इस तरह के वीज़ाज इशू कर दें। अब इसका ना तो ISI से कोई मंजूरी ली गई, बिल्कुल उनसे एक क्लियरेंस इस हवाले से कहा भी है कि उनको बिल्कुल भी इस बारे में, इस हवाले से कोई भी खबर नहीं दी गई। उनसे ये क्लियरेंस लेनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था कि ये इन लोगों को हम वीज़े दे रहे हैं, ये इनके पर्टिकुलर्स हमें दिए गए हैं, आप इनकी छानबीन करें मुसलसल। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ISI पे आ गई है। बिल्कुल ठीक। कि जैसे पेशावर में कोई साहब बगैर वीज़े के घूम रहे हैं अमरीकी, वो कल भी ये बात सामने आई थी, आयरन मार्क है उनका नाम, जो कि सामने आए हैं। जी हाँ, वो बगैर वीज़े के घूम रहे हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। बड़ी इन बल्क ये सरगर्मियाँ। अब ये रेमंड डेविस साहब जो हैं, पहली बात तो ये है कि ये कोई सफारतकार नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनके तालिबान के साथ, सो कॉल्ड तालिबान के साथ, जो कि वो अनासर में, तालिबान में से भी वो अनासर जो खालिस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने पे यकीन रखते हैं, उनके साथ इनके रिलेशंस जो हैं वो खुल के सामने आ गए हैं। इनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, सब कुछ है। अब इसके बाद तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस तरह के लोगों को खुली छुट्टी दी जाए। मैं समझता हूँ, आप कहती हैं रेमेडी क्या है, सिंपल रेमेडी है। इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने की ज़रूरत है। इनके वीज़े फौरी तौर पे मनसूख किए जाएं और इन्हें तलाश करके इनको अमेरिकन एम्बेसी पे ये दबाव डाला जाए कि वो उनको इकट्ठा करें और इनको भेज देना चाहिए। बल्कि हक्कानी ग्रुप के जो सरबराह हैं, उनका ये बयान भी सामने आया है कि अगर रेमंड डेविस को रिहा किया गया तो पीपल्स पार्टी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। पीपल्स पार्टी को धमकी दी गई है इस हवाले से कि रेमंड डेविस को रिहा ना किया जाए। एक तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ अमेरिका की तरफ से प्रेशर है, दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से प्रेशर है, पाकिस्तान की आवाम का भी प्रेशर है। तो आपको क्या लगता है इन तमाम हालात में, इतने सारे प्रेशर्स हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी क्या सही फैसला कर सकेगी इस वक्त? देखें जी, बात यह है कि सही फैसला करना चाहिए या गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए। अगर एक काम आप कर सकते हैं तो आप उसको करें, अदरवाइज उसको, अगर आप ये समझते हैं मुझे ये भी प्रेशर है, अगर आप यू विल कंटिन्यू टू स्कम टुवर्ड्स प्रेशर्स, देन ये तो फिर मसला हल नहीं होगा। आपको मुल्क के लिए कम से कम आप मुफाहमत की पॉलिसी ज़रूर चलाएं, लेकिन ये मुल्क के अंदर चलाएं। ये रिकॉन्सिलिएशन की पॉलिसी जो है ये अमेरिका के साथ अच्छी नहीं लगेगी, खुसूसन CIA के साथ ये मुनासिब नहीं है। ये मुल्क के मफाद का मसला है। मैं मतलब ये आपको पता है कि तुर्की जो है वो एक मर्दे बीमार कहलाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अतातुर्क की कई पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, हम उनके बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब कब्रस का मसला आया तो वो बड़ा फ्रांस की तरफ से, बरतानिया की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था उन पर, और कैपिचुलेट उनके अंदर घुसे हुए थे ये। तो उन्होंने जब ये उन्होंने देखा कि इनके मुल्क के हिस्से वखरे किए जा रहे हैं और उनसे खातिर में भी नहीं लाया जा रहा, तो उन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पे अपनी तलवार रख दी। उन्होंने कहा जी हम इस वक्त कमज़ोर हैं बज़ाहिर, लेकिन हमारे मुल्क का 1 इंच भी अगर हमारी मतलब इसको छेड़ा गया तो ये तलवार होगी और तुर्कों के खून का आखिरी कतरा होगा। तो ये इस तरह के स्टांस लेने की ज़रूरत है, इस तरह के बोल्ड स्टेप। और अगर आपको वो अंदर से तबाह कर रहे हैं तो भी इसमें कौन सी मसलहत हो सकती है? एक चीज सामने आ गई है। रेमंड डेविस का केस तो अब वो है कि रेमंड डेविस के केस से कितनी सारी बातें सामने आई हैं, कितने सारे लोगों के चेहरों से पर्दा हटा है कि पाकिस्तान में अमरीकी CIA के कितने अहलकार हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। और बल्कि जो सबसे अहम बात यह है कि रेमंड डेविस के केस के बाद उन तमाम अहलकारों को अमरीका वापस बाहिफाजत वापस लेकर जाने की कोशिशें भी कर रहा है। बहरहाल इस पर मजीद बात भी करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आके आपकी कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने बात की है आज के अहम इश्यूज़ के हवाले से और जो कि नवाए वक्त में अहम खबरें छपी हैं उनके हवाले से। अभी हमारे साथ कॉलर हैं, टेलीफोन लाइन पर उनसे बात करते हैं, लेकिन कॉलर को शामिल करने से पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ। 36312169 हमारे प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर है। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन बात कर रहे हैं? सलीम बलोच बोल रहा हूँ जी भक्कर से। कौन बात कर रहे हैं? सलीम बलोच बोल रहा हूँ जी भक्कर से। सलीम बलोच साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? भक्कर से जी। भक्कर से। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मुशर्रफ की 10 साल अमरीत के बाद हमारी सियासी जमातों को और इस मुल्क के अवाम को बड़ी तवक्कुआत थी कि जमातें जो अपनी मेजोरिटी का सबूत देते हुए मुल्क को खुशहाली और जमहूरियत के ट्रैक पे ले जाए। बिल्कुल। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारी सियासी जमातों ने जिस रवश का आगाज कर दिया, बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ को मॉरल ग्राउंड पे दूसरी जमातों पे बढ़तरी हासिल थी कि अब तक उन्होंने 3 साल के दरमियान जमहूरियत से मुकम्मल कमिटमेंट दिखाई है। सही। लेकिन अब ये जो उन्होंने यूनिफिकेशन ब्लॉक को एक जस्टिफिकेशन दी है, इससे मियां नवाज शरीफ का इमेज बुरी तरह मुतासिर हुआ है। चाहिए तो ये था कि उनकी पार्टी को पंजाब में अक्सरियत नहीं बनती थी तो वो हाई मॉरल ग्राउंड का मुजाहरा करते हुए कहते कि हम इक़्तिदार से अलग हो रहे हैं, बजाय इसके कि उन्होंने लोटा क्रेसी को फरोग दे के ये कोई अच्छी हरकत नहीं की। और बहुत शुक्रिया सलीम बलोच साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की है। जी दिलावर साहब, वो तो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ये अच्छी हरकत नहीं की है कि यूनिफिकेशन ब्लॉक वालों को अपने साथ मिला रही है। देखें जी, मैं तो इस बात पे पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि मुशर्रफ से मिलकर साजिशों करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, और दूसरी तरफ ये लोग भी जो हैं ये मुशर्रफ के साथी थे। और दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, मैं खुद इस बात पे एग्री हूँ कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल गवर्नमेंट ये मुस्लिम लीग नून को अगर उनकी अक्सरियत नहीं बनती थी, बहरहाल आप इसको यूनिफिकेशन ब्लॉक कहें, जो मर्जी कहें, एक अलहदा पार्टी ब्लॉक कहें, अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये चूँकि अक्सरियत में है यूनिफिकेशन वाले और मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स हैं उनके तहत इनको इम्यूनिटी हासिल है, इनके खिलाफ रेफरेंस नहीं हो सकता। मैं ये समझता हूँ क्योंकि 18th अमेंडमेंट ने अगले इलेक्शंस के बाद वर्क शुरू करना है जिसके तहत पार्टी सरबराह की मर्जी के बगैर आप नहीं चल सकेंगे। अभी ये ऐसी बात नहीं, अभी ये है, अभी ये देखा जाएगा कि किसके पास अक्सरियत है, कौन, अगर एक पार्टी के 2 ग्रुप होते हैं तो उनके पास जिसके पास, लेकिन इसके बावजूद ये हॉर्स ट्रेडिंग है। मैं समझता हूँ इन्होंने ये जो हमारी सियासी जमातें इन्होंने 3 साल में ही जमहूरियत को, ये जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते हैं, आवाम को डराते हैं, लेकिन 3 सालों में सबसे ज्यादा अपाहज इन्होंने कर दिया जमहूरियत को। अगर आप देखें तो अगर मुशर्रफ की पॉलिसियों के हवाले से लोग बात करते हैं कि मुशर्रफ की पॉलिसियां अच्छी नहीं थी, उसकी पॉलिसियों से मुल्क को ये नुकसान हुआ, तो ये जमहूरियत में भी कोई इतना अच्छा कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मुशर्रफ तो थे ही एक डिक्टेटर, उनसे क्या तवक्कुआत, वो तो जमहूरियत। लेकिन इन्होंने क्या किया है, देखें इस वक्त अक़लियत की हुकूमत है, अगर MQM आज फिर इनसे अलहदा होती है मरकज में तो इनके पास अक्सरियत नहीं रहती पीपल्स पार्टी वालों के पास, और अब इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे ये इत्तेहादियों के मरहूने मिन्नत हो गए हैं, खुसूसन MQM के। बिल्कुल ठीक। जहां इनको हॉर्स ट्रेडिंग का बना, इनका दाव लगा जैसे कि बलोचिस्तान, वहां इन्होंने काम नहीं किया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने 3 साल नहीं बल्कि 10 साल बड़ा अच्छा, 12 साल बड़ा अच्छा स्टांस लिया कि हम आमरीत से नहीं मुज़ाकरात करेंगे, आमरीत के बिल्कुल साथ नहीं चलेंगे, आमरों का साथ देने वालों का साथ नहीं चलेंगे। और अब इन्होंने गवर्नमेंट बचाने के लिए, पंजाब गवर्नमेंट बचाने के लिए एक यूनिफिकेशन ग्रुप की एक पख लगा दी है अपनी जमहूरियत को। इन्होंने भी अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया यूनिफिकेशन। मतलब ये है कि इस वक्त ये यूनिफिकेशन ग्रुप के यरगमाल हैं और वो जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यरगमाल। बिल्कुल ठीक है आपने। हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुस्तफ़ा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं समझता हूँ जी जो मुशर्रफ का गन छोड़ा हुआ है ना सियासी, ये तमाम आज NRO, उसके बाद डोगर कोर्स, उसी की मुशर्रफ स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन, फिर वो इलेक्शन इंजीनियर, ये सब गन जो है ना अब खत्म होना चाहिए और साफ होना चाहिए। टेबल्स जो है क्लीन होनी चाहिए। और सबसे बेहतर हाल ये है कि अब इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन हो या जो भी इलेक्शन हो, ताकि पुराना गन खत्म हो, नए सियासी जो है प्रोफाइल बने। और मैं यहाँ अर्ज करूंगा कि ये इस वक्त मौका जमहूरियत या यूनिफिकेशन ब्लॉक का नहीं, आगे ये देखिए मुल्क जो तबाही की उसमें चला गया है साइकिल में पिछले 3 साल में, उससे निकाले। और ये तबाही की वजह क्या है, ये जैसे अभी फरमा रहे थे कि कोलिशन कार्टेलाइजेशन, जिसमें सिर्फ एक पार्टी कराची की
सारे पाकिस्तान को उसने तबाह बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया। आपकी इसी बात के हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा दिलावर साहब, उन्होंने कहा कि मिड टर्म इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, कि वो मिड टर्म इलेक्शन की फेवर कर रहे हैं कि वो ज़रूर होने चाहिए ताकि नई हुकूमत सामने आए और जो मुशर्रफ का छोड़ा हुआ गंद है जो कि अभी हुकूमत लेकर ही चल रही है उसको साफ किया जा सके। देखें जी, बात ये है कि अभी तक किसी के पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सवाए बयानबाजियों के कि जी पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल हल करती तो भरपूर साथ देते, लेकिन आप किस लेवल पे इंतजामी अवामी मसाइल हल कर रहे हैं? आपके पास क्या एजेंडा है सवाए बयानों के कि हम पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बना देंगे, हम एक तामीरें नो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर ही हम उसको देखा जाए कि वाज़ेह एजेंडा। देखें इस वक्त इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है, बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो यूँ लगता है जैसे हमारे कई जो तबका हुक्मरान है, हुक्मरानों का जो तबका है, उनके कई लोग, उनकी अक्सरियत इस बात से नावाकिफ़ है, वो इतनी इकोनॉमिक सेंस ही नहीं उनके पास है कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। जैसे कि मियां नवाज शरीफ का बयान भी हमने अभी पढ़ा था, सबसे पहले खबर जो पढ़ी थी उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो पैदा होने वाला बच्चा है वो 57,000 रुपए का मकरूज है। मतलब कि इतनी बुरी इकोनॉमी की हालत है, कर्जे हमारे ऊपर हैं, मईशत हमारी तबाह हो चुकी है। लेकिन बहरहाल नई हुकूमत की उन्होंने बात की, नए इलेक्शन की उन्होंने बात की है। इलेक्शन तो जाहिर सी बात है अब यकीनन तभी होंगे जब ये हुकूमत खत्म होगी, यानी कि मिड टर्म इलेक्शन का भी कोई इतना खास इम्कान नजर नहीं आता। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि न सिर्फ ये कि 57,000 रुपये का मकरूज है, बल्कि इन 3 सालों में 43 अरब डॉलर से 58 अरब डॉलर तक, मतलब 20% 25% जो डेप्ट रेज है वो इन 3 सालों में हुआ है। ये कितनी खौफनाक बात है। इतनी जमहूरियत को हम कैसे इनको अपने, जहाँ तक मिड टर्म की बात है तो अगर कोई नई सॉलिड किस्म की ग्राउंड्स जो हैं, जो विजन जो है, मतलब लोगों का कि हम इस तरह, हमारे हुक्मरानों का सामने नहीं आएगा, हमारे पॉलिटिशियंस का, तो मिड टर्म नहीं, मुझे तो कहीं खतरा है कि इस तरह ये जो जमहूरियत को जिस तरह इन्होंने अपाहज कर दिया, यरगमाल बना दिया, और फिर कोई वाज़ेह एजेंडा भी नहीं, अब बयानबाजियां भी शुरू कर दी हैं, कहीं टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ना आ जाए। अच्छा चले एक पक रहा है ये लावा भी। पिछले दिनों आपने प्राइम मिनिस्टर से भी सुना होगा कि टेक्नोक्रेट्स, जाहिर है कहीं से प्रेशर था तो उन्होंने उसका इजहार किया कि जी हम टेक्नोक्रेट्स को नहीं मानेंगे, उनको बड़ा शौक है तो वो आ यानी कि उनके ऊपर इस चीज का कोई ना कोई जहन में कोई शक तो है बहरहाल, या कहीं से प्रेशर है, किसी प्रेशर ग्रुप, किसी स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप की तरफ से ऐसा प्रेशर है। तो इसलिए उन्होंने बात की। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ लाहौर से। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे मुआशरे में, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, इसमें फकीर से लेके और प्रेसिडेंसी हाउस तक सब फकीर है। कोई छोटा फकीर है, कोई बड़ा फकीर है। इसी तरह लोटे भी हैं, कोई छोटा लोटा है, कोई बड़ा लोटा है, कोई स्टील का लोटा है, कोई मिट्टी का लोटा है। मैं जाबर अवान साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कदीमी लोटे नहीं है? इससे पहले जमात इस्लामी में थे, फिर जिस तरह ये दिलावर चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि बलूचिस्तान में इन्होंने क्या किया। कहने का मतलब यह है कि हमारे मुआशरे में ना डॉक्टर हजरात से लेके, उलमाए कराम से लेके, उस्ताद कराम से लेकर थोड़ी सी कहीं से भी ज्यादा मुराद मिलती हैं। इवन आपके तबके में भी एक चैनल से एक को देखते हैं, सुबह दूसरे चैनल पे होते हैं। तो जब तक हम अपनी इस्लाह खुद नहीं ना करेंगे, आप यकीन कीजिए, मैं अगर ठीक हो जाऊंगा ना तो दुनिया का हर शख्स ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब, आपने प्रोग्राम में कॉल किया। सब क्या कहना चाहिए? जी मैं बिल्कुल इनसे भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अपनी इस्लाह करनी चाहिए अपने ऊपर, हमारा मजहब भी ये कहता है कि आप अपनी इस्लाह करें, और बड़ा जो उसका ज़ाब्ता हयात है उसकी बुनियाद ये है कि हम अपनी इस्लाह करें। जहाँ तक इन लोगों की बात है, बाबर अवान साहब हैं या कोई हैं, जब हमारे यहाँ कमज़ोर क़यादतें आती हैं, उनके पास विजन नहीं होता, उनके पास सोच नहीं होती, उनके पास अवाम की प्रॉस्पेरिटी के लिए कोई एजेंडा नहीं होता, तो ऐसे लोग फिर अब आ जाते हैं और वो एक सियासत को एक बयानबाजी की स्टेज पे लेके और इस तरह की बातें जो हैं, वाकई इनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि बाबर अवान साहब को कि क्या अब ये पीपल्स पार्टी में ही रहेंगे, और क्या वो अगर इनके किसी पार्टी का कोई मतलब जो है वो उसको फांसी लग जाएगी या कुछ होगा तो हम खुशी तो नहीं मनाएंगे और बाद में उस पार्टी में तो नहीं शामिल हो जाएंगे फिर बाद में। तो इस तरह की बातें जो हैं ये हमें इनको सोचनी पड़ेंगी और अवाम इनका एहतसाब करें। बिल्कुल, अगर वो समझते हैं इनका एहतसाब करेंगे। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ गुलाम दस्तगीर हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहिए? गुजरांवाला से गुलाम दस्तगीर कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं आपकी हिसाब से मीडिया के ऊपर एक मसला छोटा सा पेश करना चाहता हूँ
कि मुशर्रफ साहब के दौर में पीटीसीएल को निजकारी की गई है, किसी फॉर्म के ऊपर इस इशू के ऊपर कोई मसला नहीं बयान किया गया, और ये इतना बड़ा स्कैंडल है जिसमें गुलाम दस्तगीर साहब, आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज थोड़ी सी हल्की आ रही है। आप किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं? मैं पीटीसीएल की निजकारी के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। ये इतना बड़ा मालियाती स्कैंडल है कि जिसका किसी को अंदाजा नहीं, जिसमें किक बैक 125 अरब रुपए मुशर्रफ साहब और उनके हवारी खा गए। सही। 240 अरब रुपए में 40% शेयर एहतसालात को दे दिए गए, और उसके साथ जो पूरी दुनिया की हिस्ट्री में कभी आज तक नहीं हुआ कि 40% शेयर होल्डर को मैनेजमेंट दे दी गई। सही। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किए। पीटीसीएल के हवाले से, उसकी निजकारी के हवाले से ही वो बात कर रहे थे। जी जी, मैं आयशा, मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पीटीसीएल जो है ये प्रॉफिट में जा रही थी, और दूसरा इस पे बड़े सेंसिटिविटीज़ हैं हमारे दिफा के हवाले से, ये सारा कुछ। तो हमें वाकई इन चीज़ों को सोच समझ के करना चाहिए, निजकारी अंधाधुंध निजकारी नहीं कर देनी चाहिए। और ये जो एडहॉकिज्म है इकोनॉमिक के, यहाँ से पैसे पकड़ के वहाँ इस्तेमाल कर दें और वहाँ से पकड़ के, इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं अमजद हैं न्यूयॉर्क से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अमजद साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं बात करना चाहता हूँ मुल्क की सियासत के ऊपर। जी जी। ये जो मुल्क में सदर साहब जरदारी साहब बैठे हुए हैं जी, और नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं, ये दोनों चोर हैं। वो पंजाब मुल्क मरकज में बैठा हुआ है और ये पंजाब में बैठे हुए हैं। ठीक। ये पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को पंजाब से निकालने के लिए एक दिन पहले गुलानी साहब और शहबाज साहब की मुलाकात हुई। उन्होंने इसमें ये तय किया कि ना हम आप पंजाब को छेड़ेंगे और ना तो हम मरकज को छेड़ो। सही। और दोनों मिलकर मुल्क को लूटें। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने न्यूयॉर्क से कॉल की है। यानी कि उनका कहना था कि दोनों आपस में मिली भगत से ये जो है ये सारा प्लान किया गया था कि ना हम पंजाब को छेड़ेंगे ना आप लोग मरकज को छेड़ेंगे। देखिए जी, यही मैं जो है ये वाकई एक अच्छा है कि अगर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया फेडरल लेवल पे, तो अब आपको जो है एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए नो कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश करनी चाहिए और दूसरी पार्टीज को साथ मिलाना चाहिए। ऐसा स्ट्रॉन्ग एजेंडा ना कि चुप करके बैठ जाना चाहिए और सिर्फ बयान। लोग, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अब लोग इस बयानबाजी पे नहीं जाएंगे, अब आपको अमली तौर पे कुछ करके दिखाना। बिल्कुल अमली तौर पे कुछ करके दिखाना होगा, बल्कि लोगों का अपने हुक्मरानों से एतमाद जो है वो बिल्कुल ही उठ गया है इस वक्त तो। और वो लोग जो है इस तरह की सोच में मुब्तला हैं कि वो हुक्मरानों पे बिल्कुल एतमाद भी नहीं करना चाहते। और एक ऐसे लीडर की जरूरत है इस पाकिस्तान को, जैसे हमारे पहले भी एक कॉलर ने बात की थी कि मुशर्रफ का जो गंद है उसको निकालने के लिए किसी सही हुक्मरान की जरूरत है हमें। बहरहाल तारिक है हमारे साथ कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब, क्या कहना चाहेंगे? बात पर मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स सही बात कर रहा है तो आप काइंडली उसकी बात को पूरा होने दें। जी बिल्कुल। अगर आप में इतना हौसला, इतनी जरूरत नहीं है कि आप उसकी कन्वर्सेशन को, आप उसकी गुफ्तगू को ऑनलाइन डायरेक्ट कर सकें, तो फिर ये 3 सुबह उठाए और घर जाए। तारिक साहब, हम तो तारिक साहब मासूद के साथ, लेकिन हम सबकी बात मीडिया के जरिए पहुंचाते हैं लोगों तक। वैसे से भी कॉल आई, वो आदमी बिल्कुल सही बात कर रहे थे। वो लोग अगर आपको फोन करते हैं तो आपको देखने के लिए फोन नहीं करते। लेकिन तारिक साहब, हमारे प्रोग्राम का लिमिटेड टाइम होता है जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स को शामिल करना होता है प्रोग्राम में। इसी वजह से हम कम 4 आदमी कम कॉल शामिल करें, लेकिन कम से कम जो अगर आदमी को सही बात कर रहे हैं आप उसकी गुफ्तगू को ऑनलाइन कंटिन्यू रखें। चलिए ठीक है तारिक साहब, आइंदा से हम ऐसे ही करेंगे, हम ज्यादा टाइम देंगे अपने कॉलर्स को। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी। जी माजूद से तारिक साहब की कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन उनका यही शिकवा था कि हम लोग कॉलर्स को सही तरह से टाइम नहीं देते, उनकी बात पूरी नहीं होती। लेकिन बात वही है कि हमारे पास टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है जिसकी वजह से हम कॉलर्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और लेकिन बात फिर वही है कि हमारे प्रोग्राम में अगर टाइम ज़्यादा हो तो हम आपकी बात भी ज़्यादा सुने, लेकिन मसला फिर वही है कि कम टाइम की वजह से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कॉलर्स की सोच, ज़्यादा कॉलर्स की बातें हम लोगों तक पहुँचा सकें। आयशा, बात ये भी है कि लोग इतने अंदर से भरे हुए हैं, जो हमारे अहले इक़्तिदार के जो कारनामे हैं वो चाहते हैं कि जितना भी कहा है वह कम है, उनके वो ये सोचते हैं।
अगरचे कि हम बहुत टाइम देते हैं, लेकिन वो बेचारे इतने अंदर से भरे हुए हैं कि वो समझते हैं कि जितना भी कहा है ये काम है, अभी बहुत ज़्यादा कहना बाकी है। तो ये भी इनके लिए, हमारे जो अहले इक़्तिदार हैं, इनके लिए ये पॉइंट टू पॉन्डर की बात है, बहुत तशवीश की बात है कि लोग इस कदर भरे हुए हैं कि वो कहते हैं हम अगर किसी प्रोग्राम में हम कॉल करें तो हम अपनी बात पूरी करें, जो गुस्सा और जो लावा उबल है उसको हम पूरी तरह बाहर निकालें। बिल्कुल। बल्कि हमारे साथ कॉलर भी थे, उनसे हमने बात की। आप सब कॉलर्स का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम में कॉल्स की। अभी बढ़ते हैं आज की कॉलिंग की जानिब। आज के कॉलम हम शामिल करेंगे अताउर रहमान साहब का, और जिसमें उन्होंने लिखा है कि तब्दीली अरब भाइयों के सामने बेहतर मिसाल पेश करें। रास्ते जुदा हो गए हैं। पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी जमातें जो अरसा दराज एक दूसरे की हरीफ चली आ रही थीं, गुज़श्ता 3 बरस की कभी मोहब्बत कभी अदावत की मिली जुली फ़ज़ा से निकलकर दोबारा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आन खड़ी हुई हैं। क्या इससे 90 की दहाई का कल्चर वापस लौट आएगा? इस पर बात करते हैं। हमारे टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अतार साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं अतार साहब? जी आपकी। अतार साहब, आपके कॉलम के हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। आपने जो बात की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की राहें इस वक्त फिर से जुदा हो गई हैं, तो 90 की दहाई की मिसाल आपने दी है। आपको क्या लगता है कि वाकई 90 की दहाई में जो सूरत हाल थी वो दोबारा से सामने आ गई है? देखिए, नहीं, कुछ लोगों का ये ख्याल है, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी। मैंने इसी कॉलम में लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम कोई पानीपत की लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, और उसका ये मतलब है कि किसी खुफिया इशारे से हुकूमत को उल्टा कर रख देने का कोई इरादा नहीं रखते। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि वो आईनों कानून की पाबंदी करते हुए एक बेहतर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे पंजाब की हुकूमत में। तो इसका मतलब यह है कि 90 की दहाई वापस नहीं आएगी। ठीक, यानी कि आपको लगता है कि 90 की दहाई वापस नहीं आएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब जो राहें इनकी जो जुदा हुई हैं, उससे कोई भी ऐसे की सूरत हाल पैदा नहीं होगी जिससे सियासी कशमकश पैदा हो या कोई मुल्क में सियासी सूरत हाल में कोई परेशानी की बात हो? एक बात यह है कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए असूली तौर पर। सही। 90 की दहाई ने कोई अच्छी मिसाल हमारे सामने नहीं छोड़ी। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, और इनका अपना अपना प्रोग्राम है, और दोनों को हक है कि वो साथ रहें या अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन अवाम के सामने आइंदा इंतखाबात से पहले अपना अपना प्रोग्राम पेश करें और बताएं वो इस मुल्क में आम आदमी की खुशहाली के लिए और मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए क्या कुछ करेंगी और क्या कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी के पास 3 साल से हुकूमत है, उसने अपनी कारकर्दगी के आईने में सब कुछ दिखाना है। मुस्लिम लीग नून भी 2 दफा हुकूमत में रही है, उसने मुल्क को एटमी ताकत बनाया और इस तरह के काम किए, और आइंदा भी वो अपना 10 नुकाती एजेंडा हुकूमत को दे चुकी है। तो उसके पास भी एक वाज़ेह प्रोग्राम है और कतई प्रोग्राम है। तो अपना अपना प्रोग्राम पेश करें और अपने अपने और इंतखाबी मैदान में उतरे। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपने अपने कॉलम के बाद से अपना तज्जिया पेश किया। अभी बढ़ते हैं आज के इदारे की जानिब। और इदारे शामिल करते हैं प्रोग्राम में। इदारे का जो उन्वान है वो ये है कि वुज़रा को पंजाब काबीना से अलग करने पर पीपल्स पार्टी का बिला जवाज़ इश्ताल मुस्लिम लीग नून यूनिफिकेशन ग्रुप ही नहीं काफ लीग को भी साथ मिलाए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के पीपल्स पार्टी पंजाब के वुज़रा को फारिग करने के जवाब में वफाकी वज़ीर कानून बाबर अवान और वज़ीर सूबाई राब्ता रजा रब्बानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो 10 नुकात पेश किए हैं वो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा हैं और अब भी इसमें शामिल हैं। कानूनी सूरत हाल जो भी है बने, यूनिफिकेशन ग्रुप की हिमायत हासिल करने पर मुस्लिम लीग नून की असूली सियासत पर उंगलियां ज़रूर उठेंगी।
बेहतर होता कि मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ के मज़कूरा अरकान को साथ मिलाने के साथ साथ पूरी पार्टी को भी अपने साथ मिला लेती। इसके लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बड़ेपन और हौसले का मुजाहिरा करना होगा। अच्छा, जैसे कि अभी हमारे इदारे में बात की गई है कि मुस्लिम लीग नून को सिर्फ यूनिफिकेशन ब्लॉक को साथ नहीं मिलाना चाहिए था, बल्कि पूरी काफ लीग को साथ मिलाना चाहिए था। काफ लीग और नून लीग में बहरहाल काफ़ी इख्तलाफात मौजूद हैं, तो क्या काफ लीग नून लीग के साथ मिल जाती है अगर ऐसे कोई सूरत हाल पेश आती? तो देखें जी आयशा, बात यह है कि जो इख्तलाफात हैं ये ज़ाती नौइयत के हैं, बिल्कुल ज़ातियात के हैं, पर्सनैलिटी क्लैशेज़ हैं। इनको आप कोई आइडियोलॉजिकल इख्तलाफात नहीं कह सकते। बात मुल्क की बात करते हैं, नया पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, सारा कुछ है, तो क्या हम एक मुस्लिम लीग नहीं बना सकते? अगर हम एक यूनिफाइड मुस्लिम लीग की तरफ तो मसाइल का हल दे सकती है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ एक प्रोग्राम में कि हम इन लीडरान जो मुस्लिम लीग नून और काफ के हैं, इन्हें कहना चाहिए कि ठीक है, हमें एक दूसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक दूसरे पर ये हमें एतराज़ात हैं, लेकिन आए मुल्क के लिए हम हाथ मिलाते हैं। अवाम को एक वाज़ेह प्रोग्राम तो दें ना, एक डायरेक्शन दें। आप अगर अपने आप को आइसोलेट करते चले जाएंगे, अपनी पसंद के लोगों को पार्टी में शामिल कर लेंगे और बाकियों को मुशर्रफ का साथी करार दे देंगे, तो इससे मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और ना ये बात कि आप 10 नकाती एजेंडा किसी को दे दें, जैसे कि हमारे कॉलम निगार ने भी कहा था और रहमान साहब ने भी, सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप 10 नकाती एजेंडा दें, आप खुद यहाँ भी 5 नकाती एजेंडा ही पंजाब में उस लेवल पे शुरू करें, सबको साथ मिलाएं, आइसोलेशन। यानी कि आप भी इसकी हिमायत में हैं कि मुस्लिम लीग जो है उसको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर मुस्लिम लीग मुत्तहिद होगी तो अवाम को एक नई आस, नई उम्मीद मिलेगी, वरना इस तरह आइसोलेशन का शिकार होकर आप नया पाकिस्तान नहीं बना सकते। अगर आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, किसी पार्टी को भी साथ अपने एजेंडे से मरूब नहीं करेंगे और अपनी मुस्लिम लीग को ही आप इकट्ठा कर लें। अगर आप मुस्लिम लीग को इकट्ठा करेंगे, लोग भी ये समझेंगे कि हाँ, इन्होंने माजी से कुछ सबक सीखा है और अब ये मिलकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हुए हैं। और वहाँ ये ऐलान किया जाए कि जनाब हमने अपने ज़ाती जो पर्सनैलिटी क्लैशेज़ हैं उनको दफन कर दिया। और मैं समझता हूँ इस हवाले से मोहतरम निज़ामी साहब, मजीद निज़ामी साहब की कोशिशें इतनी काबिल कदर हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए हैं, जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ। हमें इनको भी जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए और अपने मसले राह बनाना चाहिए अपने। बिल्कुल ठीक है आपने, बल्कि हमने आज तक अपने प्रोग्राम में जितने भी लोगों से बात की है, जितने कॉलर्स भी अक्सर हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, उनका एक ही सोच है, यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ के साथ मुत्तहिद होना चाहिए। तमाम मुस्लिम लीग जो हैं उनको आपस में मुत्तहिद होकर एक पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि कायदे आज़म की मुस्लिम लीग उसी सूरत में बन सकती है जबकि तमाम मुस्लिम लीग जो हैं वो आपस में मुत्तहिद हो जाएं। बहरहाल दिलावर साहब का बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लेकर आए, आप अपने खबरों के हवाले से आपने तज्जिया पेश किया। जाने से पहले मैं छोटा सा एक पैगाम देना चाहूँगी आप लोगों को कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो आवाम से अपील है कि अपना हक ज़रूर इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके वोट से ही सही हुक्मरान जो है वो इक़्तिदार में आएंगे और मुल्क के लिए कुछ बेहतरी कर सकेंगे, क्योंकि आपका वोट है वही सही हुक्मरानों को सामने लेके आ सकता है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।